जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आपके जो 12th क्लास के हिस्ट्री बुक है उसके बारे में जो आपका सबसे पहला चैप्टर है सिंधु घाटी सभ्यता, उसके जो है हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं एंड उसका जो है बेसिक स्ट्रक्चर को ढालकर जो है उसको हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। यानी कि उसका इंपॉर्टेंट सब टॉपिक जो कि सिंधु घाटी सभ्यता से आपके एग्जाम में बनते हैं उन सभी टॉपिक को जो है इस वीडियो में आपको कवर किया गया है। सबसे पहला जो है आप ध्यान रखिएगा कि ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता यानी आपके सबसे पहला चैप्टर जो है वही है जिसको आप आपके बुक में अगर देखें तो आपके बुक में जो है ये नहीं दिया होगा, लेकिन आपके बुक का नाम जो है वो होगा ईंट मनके तथा अस्थियां। बात एक ही है, ईंट मनके तथा अस्थियां, उसमें भी वही है और इसमें भी यही पढ़ना है। यानी कि उसका टोटल जो पढ़ना है ईंट मनके तथा अस्थियां वो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ही पढ़ना होता है। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग जो है उसका मेनली टॉपिक कवर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं इसको ध्यान से और समझिएगा इसको, बस बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो में मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप एक फोकस बनाए हुए अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको जो है सिंधु घाटी सभ्यता एकदम आराम तरह से जो है बिल्कुल एकदम सिंपल तरह से समझ में आ जाएगा। और आपको जो है इतिहास जो है पढ़ने में थोड़ा सा डर लगता होगा, जिस वजह से आपने जो है बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि आर्ट्स मत लीजिए, उसमें जो है आपको ईस्वी देने को मिलता है या फिर ईस्वी याद करने को पड़ता है। लेकिन आपको जो है कहीं ईस्वी पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये हम गारंटी देते हैं आपको। और ये कराने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव भी कराया जाएगा, सब्जेक्टिव भी कराया जाएगा, आपका हर चीज़ कराया जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहले उसका चैप्टर एक्सप्लेनेशन को कैसे करना है, क्योंकि अगर आप इस बेसिक को नहीं पढ़ते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव याद करने पड़ेंगे, आपको सब्जेक्टिव घोंकने पड़ेंगे। जैसे घोंकूमल बन जाता है बहुत सारा स्टूडेंट, क्यों बन जाता है? क्योंकि ये सब वो पढ़ता नहीं है, वही वजह है जिस वजह से वो घोंकू बनना पड़ता है उसको। चलिए देखते हैं हम लोग इस चीज़ को और पढ़ते कैसे हैं इसको। और आपको ये पता होगा, आपको एक कहानी सुनना है, बस सिर्फ कहानी पढ़ना नहीं है, कहानी सुनना है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जितने भी सभ्यता थे, सभ्यता किसे कहते हैं ये हमने उस वीडियो में बता रखा। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक्स जो है मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, उस चीज़ को आप जाके देख सकते हैं। सभ्यता किसे कहा जाता है यानी इसका बेसिक कहाँ से शुरू करना चाहिए हिस्ट्री, उस चीज़ को हमने बता रखा है। और नहीं देखा है तो आपने जो है आपका लिंक शायद शो हो रहा होगा आई बटन पे, वहाँ पे भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, ठीक। चलिए देखते हैं हम लोग इसको। सबसे पहला आप ध्यान में रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये अन्य सभी सभ्यता यानी कि 1920 से पहले ऐसा माना जाता था कि 1920 से पहले ऐसा माना जाता था कि विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ऐसा माना जाता था। 1920 से पहले सबसे प्राचीन सभ्यता विश्व की मेसोपोटामिया की सभ्यता मानी जाती थी, चीन की सभ्यता मानी जाती थी। लेकिन जब 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन हुआ, खोज हुआ, तो उसके बाद से ये पता चला कि केवल मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता नहीं है, बल्कि भारतीय सभ्यता जिसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता है, ये विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता और सबसे ज्यादा विकसित कहलाने वाली सभ्यता है। और इसका विस्तार जो है इतना ज्यादा इसका विस्तार है कि दो सभ्यताओं को मिलाकर, मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यता को मिला भी दिया जाए ना, उससे भी कई गुना ज्यादा जो है हमारे भारतीय सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हो चुका था पहले ही। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक नगरीय सभ्यता था। कैसा सभ्यता था? नगरीय सभ्यता था। अब ध्यान दीजिए कि इस सभ्यता का खोज कैसे हुआ। इस सभ्यता का खोज कैसे हुआ तो ब्रिटेन का एक व्यक्ति था, जिनका नाम था चार्ल्स मैसन। ब्रिटेन का एक व्यक्ति था जिनका नाम था चार्ल्स मैसन। क्या हुआ कि 1826 ईस्वी में 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसन जो है पाकिस्तान क्षेत्र का दौरा किया। हालांकि 1826 में पाकिस्तान का जन्म नहीं हुआ था, लेकिन 1826 में जो है वर्तमान अभी पाकिस्तान बोल रहे हैं, लेकिन अखंड भारत का दौरा किया उसने। यानी कि 1826 में पाकिस्तान क्षेत्र का दौरा किया उन्होंने और वहां से उन्हें जो है भारतीय सभ्यता से संबंधित कुछ जानकारी प्राप्त हुआ, कुछ मैसेज प्राप्त हुआ, ऐसे कह सकते हैं। उस मैसेज को जो है इन्होंने एक पुस्तक में छपवा दिया, नैरेटिव ऑफ जर्नीज नामक पुस्तक में। नैरेटिव ऑफ जर्नीज नामक पुस्तक में उन्होंने छपवा दिया, इस पुस्तक में। और उस मैसेज को जो है इसमें छपवा दिया। तो यहां से आपके एक क्वेश्चन बनेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वप्रथम मैसेज किसने दिया? तो चार्ल्स मैसन ने दिया था, ठीक। उसके बाद है बटन बंधु। बटन बंधु कौन था? तो भाई इसमें जो है दो भाई आता है बटन बंधु, एक था जेम्स बटन और एक था विलियम बटन। जेम्स बटन और एक विलियम बटन, ये दोनों कौन था? तो ये दोनों जो है पाकिस्तान के दो क्षेत्र लाहौर और कराची के बीच जो है क्या हो रहा था, रेलवे ट्रैक बिछ रहा था, रेलवे ट्रैक। और ये दोनों एक ठेकेदार थे, ऐसे बोल सकते हैं, ठेकेदार थे। तो रेलवे ट्रैक जब बिछ रहा था पाकिस्तान के दो क्षेत्र कराची और लाहौर के बीच, तो उस समय जो है ये क्या करते थे, कार्यकर्ता थे। और उनमें दो भाई थे, जेम्स और विलियम,
ठीक ना। ये दोनों जो है क्या कर रहे थे, अपना काम चालू कर रहे थे, शुरू कर रहे थे, और उस काम के दौरान जो है यानी लगभग 1856 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में उसके दौरान जो है वहां से कुछ ईंटें प्राप्त हुआ, यानी कि उस पटरी खुदाई या फिर पटरी बिछने के दौरान जो है कुछ ईंटें प्राप्त हुआ टीलों से। जब ईंटें प्राप्त हुआ उससे, तो इसने जो है उस चीज को निकाल कर जो है पटरी बनाने में यूज कर लिया, उसका उपयोग कर लिया उसका। और उपयोग करने के बाद जो है इन्होंने उसको अंदाजा तो लगा, बटन बंधु भाई साहब को अंदाजा तो आया, यानी इतना अंदाजा तो लगा कि यहाँ पे कोई पुरानी बिल्डिंग रही होगी, यहाँ पे कोई पुरानी बिल्डिंग रही होगी, लेकिन यह किसी सभ्यता का अंग है, यह बात की जानकारी इन्होंने नहीं दे पाया। तो इसने जो है सर्वप्रथम जो है ईंट की प्राप्ति या फिर ईंट की जानकारी किसने दिया था, तो बर्टन बंधु ने दिया था सिंधु घाटी सभ्यता में। उसके बाद अगला है अलेक्जेंडर कनिंघम साहब। अलेक्जेंडर कनिंघम ये जो है भारतीय पुरातत्व विभाग के इसे जो है हेड घोषित किया गया था, भारतीय पुरातत्व विभाग के हेड या फिर बोल सकते हैं डायरेक्टर इसे घोषित किया गया था। डायरेक्टर, भारतीय पुरातत्व विभाग के एक डायरेक्टर थे जिसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। इसका जो है स्थापना 1872 ईस्वी में ये शुरू किए थे और 1872 से 1885 तक इनका कार्यकाल रहा। 1872 से 1885 तक इनका कार्यकाल रहा और उस कार्यकाल के दौरान जो है इन्होंने क्या किया कि हड़प्पा सभ्यता पे खुदाई का काम चालू कर दिया। यानी सर्वप्रथम जानबूझ के किसने हड़प्पा सभ्यता का खुदाई किया था, तो अलेक्जेंडर कनिंघम या फिर जनरल कनिंघम ने, इसका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम या फिर जनरल कनिंघम ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता का खुदाई आरंभ किया। ठीक, और यहाँ से सर्वप्रथम ईंटें जो है कहाँ से मिला है, तो किसने दिया जानकारी सर्वप्रथम ईंटें प्राप्त का, तो बर्टन बंधु। सर्वप्रथम मैसेज किसने दिया सिंधु घाटी सभ्यता का, तो चार्ल्स मैसन, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने उस बारे में पूरा जो है खुदाई करना शुरू किया, हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण खुदाई किया और उसमें उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास किया, लेकिन ये उतने सफल नहीं हो पाए जितनी सफलता की आवश्यकता थी, तो ये भी जो है क्या रह गए, असफल रह गए। उसके बाद जो है 1902 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर यानी कि हेड जो है सर जॉन मार्शल जी को घोषित किया गया 1902 में, और इनका कार्यकाल 1902 से 1928 तक चला। और 1902 में जब सर जॉन मार्शल जी को घोषित किया गया तो सर जॉन मार्शल जी जो थे इन्होंने जो है दो कार्यकर्ता को रख लिया, एक का नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी, एक का नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी और दूसरे कार्यकर्ता का नाम था राखलदास बनर्जी। क्या नाम था, राखलदास बनर्जी। और इन्होंने जो है सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन चालू भी कर दिया, सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन। और उसे चालू करने के दौरान जो है राय बहादुर दयाराम साहनी को एक क्षेत्र दे दिया और राखालदास बनर्जी को एक क्षेत्र दे दिया, लेकिन दोनों के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो सर जॉन मार्शल जी थे। और उसके बाद जो है इसने क्या किया, राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने उस चीज को बखूबी रूप से जो है निभाया और उसका कार्य काम शुरू रखा। और फाइनली जो है 1902 में स्टार्ट किया खुदाई काम, लेकिन 1921 ईस्वी में जो है रावी नदी के तट पर 1921 में रावी नदी के तट पर हड़प्पा क्षेत्र का खुदाई स्टार्ट हो गया। यानी हड़प्पा क्षेत्र जो है मिल गया, हड़प्पा स्थल मिल गया। कब, तो 1921 ईस्वी में रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थल मिल गया। किसके नेतृत्व में, तो राय बहादुर दयाराम साहनी के नेतृत्व में। हड़प्पा स्थल की खुदाई किसने की, तो दयाराम साहनी। लेकिन अगर हड़प्पा सभ्यता की बोला जाएगा तो किसने किया था, सर जॉन मार्शल ने किया। इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद राखलदास बनर्जी जो थे, राखलदास बनर्जी ने जो है 1922 में, ठीक एक साल बाद 1922 में जो है सिंधु नदी के किनारे, कहाँ पे, सिंधु नदी के किनारे जो है मोहनजोदड़ो स्थल का खोज किया। मोहनजोदड़ो। उसके बाद जो है एकदम भरमार पड़ने लगा स्थल का। तो दो स्थल आपको याद रखना है, 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था, 1921 में हड़प्पा स्थल का खोज हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। तो सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल का खोज हुआ था, ये इतना सा आपको याद रखना है। तो हड़प्पा स्थल का खोज किसने किया, दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया, राखालदास बनर्जी। कब किया, 1922। किस नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे। इतना आपको ध्यान रखना है, मेनली खोज के चक्कर में बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। उसके बाद अब काल क्रम में चलते हैं। काल, तो ध्यान रखिएगा इतना, काल का मतलब क्या हो गया, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कितना से कितना समय तक चला, कितना से कितना समय तक उनका कार्यकाल रहा, यानी वो कितने समय तक रहा सिंधु घाटी सभ्यता। तो काल जो है पता कैसे चलेगा, तो इस संबंध में जो है कई सारे इतिहासकार अलग अलग बताते हैं, यानी अपने अनुसार से वो अलग ही मतलब झाड़ते हैं कुछ। तो इसके संबंध में जो है कई विद्वानों में मतभेद दिखाई देता है, लेकिन कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कि थोड़ा मोड़ा जो है उसका साक्ष्य सही दिखता है। जैसे सबसे पहले आपका है सर जॉन मार्शल भाई साहब। तो सर जॉन मार्शल जी ने जो है कहा कि देखिए 3250 से 1750 जो है हमको लगता है
कि 3250 से 1750 बीसी, बीसी का मतलब आपको समझा चुके हैं ईसा पूर्व होता है, 3250 से 2750 बीसी तक जो है मार्शल के अनुसार कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल रहा है। जबकि डीपी अग्रवाल साहब ने जो है कार्बन 14 विधि की सहायता से, कार्बन 14 विधि की सहायता से, कार्बन 14 विधि किसे कहते हैं तो जीवाश्म की आयु ज्ञात करने की विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। को कार्बन 14 विधि की सहायता से डीपी अग्रवाल साहब ने, जो कि भारत से ही ज्यादा सहमत थे, तो डीपी अग्रवाल साहब जी ने कहा कि नहीं 2300 से 1750 बीसी तक जो है क्या रहा, तो 2300 से 1750 बीसी तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता का काल रहा है। और ये कार्बन 14 विधि की पद्धति से था तो थोड़ा जो है इसका मान भी रखा गया, और इसमें जो है कई सारे भारतीय इतिहासकार भी सहमत दिखाई देते हैं, तो कई सारे विदेशी इतिहासकार भी सहमत दिखाई देते हैं। लेकिन फाइनली रूप से कंप्लीटली रूप से जो आपको याद करने हैं वो करना है 2500 से 1700 बीसी, 2500 से 1700 बीसी इतना कार्यकाल माना गया, और कई बुक में जो है यही आपको देखने को मिलेगा, यहाँ तक कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी यही देखने को मिलेगा। तो आपको एक तो ईस्वी को याद रखना है, एक ही यही ईस्वी को आपको याद रखना है, ठीक, इधर उधर भटकना नहीं है। लेकिन अगर ही पूछे कि मार्शल के अनुसार से सिंधु घाटी सभ्यता का तिथि निर्धारण क्या है, तो वो है 3250 से 2700 बीसी। लेकिन अगर पूछे डीपी अग्रवाल जी के अनुसार से, यानी कार्बन 14 विधि के अनुसार से सिंधु घाटी सभ्यता का कार्यकाल क्या है, तो 2300 से 1750 बीसी, इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अब जो है नामकरण देखते हैं, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों पड़ा। जैसे अभी आपको पूछ दिया जाए कि आपका नाम यही क्यों रहा, आपका नाम मोहन ही क्यों रहा, आपका नाम श्याम ही क्यों रहा, आपका नाम राम ही क्यों रहा, तो उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का नाम जो है वो क्यों सिंधु घाटी सभ्यता दिया, हम नहीं मानेंगे। तो देखिए क्या हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा है क्योंकि इतिहास में ये ऐसा माना भी गया है, और कई सारे सभ्यता देखने को भी मिला है। जैसे आपने सुना होगा मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है ना वो दजला और फरात नदी के किनारे स्थित है। यानी कि इतिहास में ये नियम है कि जो भी सभ्यता जिस नदी के किनारे मिलेगा, जो भी सभ्यता जिस नदी के किनारे खुदाई हुई है, जिस नदी के किनारे मिली है, उस सभ्यता का नामकरण जो है उसी नदी के आधार पर कर दिया जाएगा। यानी कि यही चीज हमको जो है बहुत सारी सभ्यताओं में देखने को मिलती है। जैसे कि देख लीजिए आप मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है ना वो दजला और फरात नदी के किनारे स्थित है, जिस वजह से मेसोपोटामिया की सभ्यता को जो है दजला और फरात नदी की सभ्यता भी कहा जाता है। उसी तरह से नील नदी की सभ्यता जो कि मिस्र की सभ्यता है ना, तो ये सब जो है क्या है, नील नदी के किनारे स्थित है, इस वजह से मिस्र की सभ्यता को जो है नील नदी की भी सभ्यता कहा जाता है। उसी तरह से जो है सिंधु घाटी सभ्यता यानी भारतीय सभ्यता जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता, यानी कि इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। क्यों है, क्योंकि देखिए इतिहास में ये कल्चर रहा है, इतिहास में ये संस्कृति रहा है, किसी भी सभ्यता के नामकरण में, किसी भी सभ्यता के नामकरण में यदि कोई कठिनाई आती है, किसी भी सभ्यता के नामकरण में यदि कोई कठिनाई आती है, तो उस सभ्यता का नामकरण जो है उस स्थल के आधार पर कर दिया जाएगा जो स्थल उस सभ्यता में सर्वप्रथम खुदाई की गई हो। तो आपने अभी देखा कि सर्वप्रथम खुदाई की गई स्थल कौन सा था, तो हड़प्पा था। तो सर्वप्रथम खुदाई की गई स्थल जो है हड़प्पा है, इस वजह से इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है सिंधु सरस्वती सभ्यता। क्या हुआ कि बहुत सारे स्थल खुदाई किया जाने के बाद ऐसा देखा गया कि एक दो या फिर कुछ स्थल जो है वो सरस्वती नदी के किनारे भी पाए गए हैं, जिस वजह से इसका नाम जो है सिंधु सरस्वती सभ्यता रखना पड़ा। लेकिन ये नाम जो है उतना प्रचलित नहीं है, ये जो है बस इतिहासकारों में ही प्रचलित रहा, ये जो है बुक में कहीं देखने को आपको नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी जो है इसको याद रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई सिंधु सरस्वती सभ्यता क्यों पड़ा, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे मिला और कुछ जो है सरस्वती नदी के किनारे भी कुछ स्थल देखने को मिला है। उसके बाद अब देखते हैं हम लोग उद्भव। यह आपका खोज कंप्लीट हो गया, काल कंप्लीट हो गया, नामकरण कंप्लीट हो गया। अब उद्भव, उद्भव का मतलब होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव किसने किया। उद्भव का मतलब समझ रहे हैं ना, यानी कि वहां पे सर्वप्रथम कौन बसे थे, जाके वहां पे सर्वप्रथम कौन बसे थे आदमी, या फिर वहां जो रहने वाले व्यक्ति थे वहां कहाँ के रहने वाले व्यक्ति थे, क्या भारत के ही व्यक्ति रहने वाले थे या फिर कहीं विदेश से आया था रहने के लिए, तो वही हो गया उद्भव यानी खोजकर्ता, है ना। तो विदेशी मत जो है, विदेशी इतिहासकार जो है अपनी मत रखते हैं, विदेशी इतिहासकार भी मत रखते हैं, भारतीय इतिहासकार भी मत रखते हैं, आर्य सब भी जो है अपनी अपनी मत सभी जो है रखते हैं। तो विदेशी मत के अनुसार से कहता है, विदेशी मत में बहुत सारे इतिहासकार जैसे मार्शल, व्हिरल, चाइल्ड, गार्नर, बहुत सारे इतिहासकार हैं जो कि उद्भव के संबंध में बताते हैं कि देखिए ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें जो है ना क्या है कि ये विदेशी व्यक्तियों द्वारा ये उद्भव किया गया है। क्यों? क्योंकि ये इस संबंध में जो है तर्क देते हैं कि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि भारतीय सभ्यता जो है ये हो गया भारत, क्या हो गया,
तो भारत, और भारत से थोड़ी दूर आने पर एक है सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता, और उसी के अंदर जो है एक है सुमेरियन सभ्यता। क्या नाम है? उसी के अंदर स्थित है एक सुमेरियन सभ्यता। तो सुमेरियन सभ्यता, और वो कहते हैं कि सुमेरियन सभ्यता में जिस तरह का साक्ष्य मिला है, जिस तरह का भवन मिला है, जिस तरह का महल मिला है, और जिस तरह का मुहरे मिला है, जिस तरह के नालियों बनाने की व्यवस्थाएं मिली है, वो लगभग लगभग कहीं ना कहीं भारतीय सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता से कहीं ना कहीं मैच करता है। जिस वजह से वो तर्क देते हुए कहते हैं कि नहीं, यहाँ जो रहने वाले व्यक्ति थे वो एक्चुअल में सुमेरियन सभ्यता के लोग थे, यानी कि विदेशी सभ्यता के लोग या फिर विदेशी लोग यहाँ पे जो है आए थे रहने के लिए। अब उसके बाद जो है इसमें जो है बहुत सारे मार्शल, व्हीलर, चाइल्ड, इस सब बात को जो है सहमत मानते हैं, यानी ये इतिहासकार कहते हैं हाँ ये बात भाई सही है, सही है। उसके बाद स्थानीय मत वाला अपना अपना तर्क जाहिर करते हैं। स्थानीय मत यानी भारतीय इतिहासकार जाहिर करते हैं और कहते हैं कि देखिए ये बात हम मानते हैं कि जो सुमेरियन सभ्यता में जो कुछ कुछ देखने को मिला है, मुहरे भले एक जैसा हो सकते हैं, यानी उनके बनावट की जो प्रक्रिया थी वो अलग थी। भले ही वहां के पक्के के भवन यहां भी थे और पक्के के भवन सिंधु घाटी सभ्यता में भी थे, लेकिन पक्के के भवन निर्माण की जो पद्धति थी, जो कलाएं थी, वो बिल्कुल अलग अलग थी। यानी कि वो हर तरह से जो है अपने आप को प्रमाणित करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये भारतीय जो इतिहासकार हैं यानी स्थानीय मत के अनुसार से वो कहते हैं कि देखिए आपको पता है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि यहाँ से यहाँ पे व्यापार करने के लिए आता हो, इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे सिक्के छूट गए हो, या फिर सिक्के छूट नहीं गए हो बल्कि व्यापार में तो मौद्रिक प्रणाली चलते रहता है, हेर फेर होते रहता है, तो यहाँ पे हो सकता है कि इस वजह से यहाँ का कुछ विकास हो रहा होगा। तो भारतीय सभ्यता यानी कि अपने अपने मत को दर्शाते हैं, जिस वजह से भारतीय इतिहासकार इसमें अत्यधिक सहमत दिखाई देते हैं और विदेशी इतिहासकार, कुछ विदेशी इतिहासकार भी इस स्थानीय मत पे सहमत दिखाई देते हैं। उसके बाद है आर्य मत। आर्य सब यानी आर्य लोग जो थे, आर्य समझ रहे हैं, यानी कि जो कि आपके वैदिक काल में जो आए थे बसने के लिए, मध्य एशिया से थे। तो आर्य जो था, आर्य ने कहा कि देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसको जो है आर्य सब ने बसाया है। किसने बसाया? आर्यों ने बसाया। तो ये बात पे जो है उतनी सत्यता नहीं है, इस बात पे उतनी सत्यता नहीं मानी जाती है, क्योंकि देखिए अगर आर्य सिंधु घाटी सभ्यता को बसाते हैं जो कि इतना विकसित था, इतना प्रभावशाली था, इतना नगरीय सभ्यता था, बड़े बड़े पक्के के भवन थे, अगर आर्यों ने इस सभ्यता का विकास किया था तो फिर जब उसे पक्के के भवन बनाना आते थे तो फिर वो वैदिक काल में आकर जो है झोपड़ी में क्यों रहता है, झुग्गी झोपड़ी में क्यों रहता है, डमोला छाड़ के क्यों रहता है वो। तो ये बात पे जो है बिल्कुल भी इसको मान्यता नहीं दिया जाता है कि आर्य मत ने फालतू का जो है कुछ एम ने सांबी इस तरह से जो है के एम इस तरह से कुछ जो है इतिहासकार कहते हैं कि नहीं ये यही होगा, तो इसको जो है ज्यादा मत नहीं दिया गया, क्योंकि ये तर्क से ही प्रूव होता है कि भाई अगर तुमको सचमुच अगर लूर था, अकल था तुमको बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाने का, तो फिर तुम वैदिक काल में आकर जो है झुग्गी झोपड़ी में कहल रहा तुम, तो इसको मत उतना नहीं दिया जाता। एक है द्रविड़ जाति के लोग, जिसमें राखलदास बनर्जी जी जो है, अभी आपने देखा राखलदास बनर्जी, जिसमें राखलदास बनर्जी जो है वो मुख्य भूमिका निभाते हैं और कहते हैं कि नहीं देखिए हम लोग जो है क्या किए थे, हम ही लोग के यानी द्रविड़ जाति के लोग जो है इसका उद्भव किए थे, तो इसमें उतना फोकस नहीं किया जाता है। विशेषता देखते हैं अब, इसकी विशेषता यानी सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता क्या है। तो आपको सबसे पहले तो बता ही चुके कि ये एक नगरीय सभ्यता है। क्यों नगरीय सभ्यता है? क्योंकि देखिए नगरीय सभ्यता का मुख्य तात्पर्य ये होता है कि वहां पे हर वो व्यवस्थाएं उपलब्ध होनी चाहिए जो कि एक नगर में होता है। अब बताइए नगर में क्या क्या व्यवस्थाएं उपलब्ध हो सकती है, यानी कि वहां पे हर वो व्यवस्था होनी चाहिए उपलब्ध, यानी पक्के के भवन होने चाहिए, लंबी चौड़ी जो है सड़कें और नालियां होनी चाहिए, हर वो सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, कृषि से ज्यादा जो है वहां पे व्यापार होनी चाहिए, और ये सारी प्रक्रिया जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता में उपलब्ध था। वहां पे कृषि से ज्यादा जो है वहां व्यापार पे फोकस किया जाता था, व्यापार वहां ज्यादा विकसित था, कृषि से ज्यादा, कृषि से कई गुना ज्यादा। इस वजह से जो है विशेषता में एक नगरीय सभ्यता जो है इसे कहना उचित होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। उसके बाद कांस्य युगीन सभ्यता, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे, जितने भी वहां के निवासी थे, वो सब जो है तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाने की विधि जानते थे, तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाने की विधि जानते थे, जिस वजह से उसने जो है उस कांसा को बना करके इतना ज्यादा उस क्षेत्र का न केवल अपना विकास किया उसने, बल्कि पूरे सभ्यता का उसने एक विकास कर दिया, और विकास करते करते जो है उसने एक नगरीय सभ्यता का निर्माण कर दिया, जो कि आज हम लोग जो है ये देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। लेकिन इतना पुरातन होने के बावजूद भी इतना विकसित सभ्यता देख के जो है
अचंभा लगता है कि भाई ये कैसे हो सकता है। तो कांस्य युग कांसा के बदौलत ही वो सब जो है इतना विकसित हो पाया था। इस वजह से इसको भी एक कांस्य युगीन सभ्यता कहना बिल्कुल अनुचित नहीं होगा, है ना। तो ये चीज जो है क्या है, कांस्य युगीन सभ्यता एक था। और यहां से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है। क्योंकि वहाँ के निवासी जो थे, वहाँ के जो निवासी थे, उन्हें तांबा और टीन मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी, जिस वजह से वो जो है इसको बना करके उन्होंने ना केवल अपना विकास बल्कि उन्होंने एक नगरीय सभ्यता का विकास किया, जिस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को जो है आद्य ऐतिहासिक सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे जो लिखी गई लिपियां थी, जो जितने भी यहाँ पे लिपियां लिखी गई थी, वो एक चित्रलिपि थी। कौन सी लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता में? तो चित्रलिपि थी। और वो चित्रलिपि को जो है पढ़ा नहीं गया है, अभी तक नहीं पढ़ा गया, अभी तक बता रहे हैं अभी तक नहीं पढ़ा गया है, लेकिन प्रयास जारी है कि इसको कैसे पढ़ा जाए। लेकिन जैसे ही ये पढ़ा जाएगा ना तो ये इतिहास बन जाएगा। लेकिन ये अभी क्या है, तो आद्य ऐतिहासिक है, यानी आधा ही है, यानी लिखा हुआ तो है, लिपि लिखा हुआ है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है। एक और होता है जिसमें ना कुछ लिखा गया है और ना कुछ पढ़ा जाता है, जैसे पाषाण काल हो गया, जिसे उसको बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक। और एक होता है जैसे जैसे अभी आद्य ऐतिहासिक है, इसको जैसे पढ़ लेगा ना तो ये इतिहास बन जाएगा। और जो लिखा हुआ है लेकिन नहीं पढ़ पा रहा है तो वो हो गया आद्य ऐतिहासिक। ध्यान में रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का भी लिपि वैसा ही है, चित्रलिपि है, जिसे आज तक नहीं पढ़ा गया है। बस अनुमान से लगाया गया है कि हाँ ये नगरीय सभ्यता रहा होगा, यहाँ पे ऐसी ऐसी बिल्डिंगें रही होगी, ये बड़ी नालियां लंबी चौड़ी सड़कें रही होगी, इस सब अनुमान लगाया गया है। ठीक है, ये लिखा हुआ कहीं प्रमाण नहीं है। शांति प्रिय सभ्यता, बिल्कुल सही बात है, ये एक और विशेषता है, सबसे प्रमुख विशेषता है सिंधु घाटी सभ्यता का, शांति प्रिय सभ्यता। क्योंकि कई सारी सभ्यताओं को या फिर कई सारे जगहों को या कई सारे प्रकृति को या परिणाम को देखा जाए, कई सारे व्यवस्थाओं को देखा जाए, तो वहां पे जो होता है व्यवस्था, उसको संचालन करने के लिए जो है वहां पे युद्ध जो है, युद्ध नीति, ये सब कायम रहता है, यानी युद्ध करना ये सब जो है आम बात होती है। लेकिन ये एकमात्र ऐसा सभ्यता था जहां पे कोई भी पूरे खुदाई के दौरान जो है कोई भी अस्त्र शस्त्र से संबंधित कोई भी व्यवस्थाएं देखने को नहीं मिली है। और इतनी शांति प्रिय सभ्यता जो है, ये एक सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है, शांति प्रिय सभ्यता। अत्यधिक शांति प्रिय था जी, शायद यही एक प्रमुख कारण था जिस वजह से इस सभ्यता का इतना ज़्यादा विकास हो सका और एक नगरीय सभ्यता के तौर पर जो है उस जमाने में भी नगरीय सभ्यता के तौर पर ये जो है विकसित हो सका। उसके बाद है व्यापार प्रधान सभ्यता। बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पे जो है ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, यहाँ पे कृषि नहीं, कृषि बेहद ही कम, बल्कि व्यापार को जो है ये क्या करते थे, ज्यादा बढ़ावा देते। व्यापार प्रधान इसलिए कहा गया है सिंधु घाटी सभ्यता को क्योंकि व्यापार को जो है ये सब बढ़ावा दे करके एक नगरीय सभ्यता का और इतनी विकसित, सबसे ज्यादा विकसित सभ्यताओं में अपने नाम को दर्ज कराई है, वो वजह था व्यापार प्रधान। और आपको पता है कि नगर में क्या होती है, व्यापार ज्यादा होती है, नगर में जो है कृषि कम होती है, गांव में कृषि ज्यादा होती है, आपको पता होगा। और वह है विस्तृत सभ्यता, और ये बिल्कुल सही बात है कि विशेषता जो है, विशेषता में एक सबसे बड़ी विशेषता है विस्तृत सभ्यता। आज तक अगर देखा जाए तो जितनी भी सभ्यताएं, जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं प्राप्त हुई, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, जितने भी सभ्यताएं हैं उन सभी सभ्यताओं को, यानी कि एक दो सभ्यता जैसे चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, इन दो सभ्यताओं को अगर मिला दिया जाए ना तो उससे 13 गुना सभ्यता, 12 गुना सभ्यता उससे जो है क्या है, ये सिंधु घाटी सभ्यता इतना बड़ा है। यानी अगर देखा जाए तो भारत के उत्तर से दक्षिण से लेकर जो है 1400 किलोमीटर और अखंड भारत के पूरब से पश्चिम से लेकर जो है 1600 किलोमीटर तक ये सभ्यता जो है विस्तृत है। तो इतनी बड़ी विस्तारित सभ्यता थी ये, जो कि एक अखंड भारत का निर्मित करती थी, अखंड भारत को निर्माण करती थी। और अगर वर्ग क्षेत्रफल में बताएं तो आपको जो है बता दें कि ये जो है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ से स्थल जो है वो 1500 से भी अधिक स्थल प्राप्त हो चुके हैं, जिसमें कि भारत में जो है वो भारत में लगभग देखा जाए तो 900 से भी अधिक स्थलें प्राप्त है, जबकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान को मिलाकर देखा जाए तो वहां पे जो है 500 से अधिक क्षेत्र वहां पे, यानी स्थल वहां पे स्थगित है। ये 5 यानी कि 900 से अधिक स्थल जो है कहाँ है, भारत में इसका खुदाई हो चुका है। लेकिन आजादी से पूर्व जो है भारत में मात्र 40 से 50 स्थल खुदाई हो चुके थे इसका, लेकिन वर्तमान में 900 से भी अधिक स्थल भारत में इसका खुदाई हो चुका है। ये था दोस्तों आपका कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। उम्मीद करता हूं आपको इसमें समझ में आया होगा और इसे आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये चीज़ जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है हम लोग अगला टॉपिक आएंगे, उसमें जो है प्रमुख स्थल के बारे में बात करेंगे और एक दो टॉपिक है बस उसको बात करेंगे। उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।